नहीं कह रहा भैया ये बड़ा नहीं हो सकता ना, ये इसमें फिक्स है वो। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट अ ओ, ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, शोज इन फिगर इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी। वी ए माइनस वीबी, यहाँ का पोटेंशियल क्या वी है और यहाँ का क्या वीबी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो बताइए भैया, सबसे पहले ध्यान रखना, जो पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट जितना पास में होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ए ज्यादा पास में, इसलिए ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। बी दूर है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो वी ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर किसी का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है भैया, पॉजिटिव है। क्या है ये, आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अगला कह रहा है हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज। तो आपको बता दूं भैया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो बॉडी है, गॉसियन सरफेस है, उसकी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, कितनी बड़ी बॉडी हो कितनी छोटी बॉडी हो। अब भैया यहाँ पर केवल डिपेंड करता है आपका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे और अंदर के मीडियम पे। ठीक है भैया, तो क्या कह रहा है भैया, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इंक्रीज। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड। क्या है, ठीक है भैया, राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो भैया सिंपल सिद्धांत है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। ठीक है भैया, why are the microwaves considered suitable for the radar system used in the aircraft navigation। माइक्रोवेव का इस्तेमाल क्यों किया था भैया, देखिए माइक्रोवेव जो होती है, ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए वो जल्दी से डिफ्रैक्ट नहीं होती और ये ज्यादा दूर तक जा पाती है। ठीक है, माइक्रोवेव जल्दी से इनका डिफ्रैक्ट, हाँ वीडियो बंद कर दे बेटा। वीडियो बंद कर ले सुंदर भाई, वीडियो कर लो, पंखा दिख रहा तेरा। ठीक है, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए डिफ्रैक्शन इसके अंदर बहुत कम होता है, डिफ्रैक्ट कम होती है। ठीक है, स्कैटरिंग भी इसकी क्या होती है, कम होती है, एनर्जी लॉस कम होता है, काफी दूर तक जा पाते हैं। ठीक है भैया, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। मैंने आपको बताया था क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अपॉन में पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, और क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। अब ये इसका रेशियो होता है, इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल और रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल, या कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल या रजिस्टर के। इसे क्वालिटी फैक्टर का, दोनों में रजिस्टर रहेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है। किसमें होता है, क्वालिटी फैक्टर जब भी हम निकालते हैं तो रेजोनेंस कंडीशन में निकालते हैं। रेजोनेंस कंडीशन मैंने बता रखी थी कि उसमें Z की वैल्यू क्या होती है, R के बराबर आती है। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस क्या होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है, टोटल अपोजिशन जो होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है, और यहाँ पे एक्सएल बराबर में क्या होता है, एक्सी होता है। मैंने कराया था रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस कंडीशन में ही आपको क्वालिटी फैक्टर निकाला जाता है। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट का पीक क्या होगा, ज्यादा हाई जाएगा। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कम होगी तो करंट का पीक क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है भैया, 5 क्वेश्चन हो गए, समझ गया भैया। आगे बढ़ते हैं। नॉट इन सिलेबस क्वेश्चन नंबर 6 तो उसे हटा दिया। ठीक है भैया, कह रहा प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये और ये। ठीक है, और एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड ए बी। ठीक है, ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज बट ऑफ मास m1 and m2, m1 is greater than m2, which one of the two represent a particle of smaller mass and y। देखिए पता क्या कह रहा है, कह रहा भैया कि हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसके बीच में 1 बाय में v के बीच में। ठीक है, और वेयर v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड को बढ़ा दे, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दे उसे एक्सेलरेटिंग कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को घटा दे उसे स्टॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, तो कह रहा है भैया ये है वेयर v इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, टू पार्टिकल a एंड b कैरिंग सेम चार्ज, दोनों के पास चार्ज क्या सेम है, वेयर मास m1 और m2 क्या है भैया, m1 m2 से क्या है, ज्यादा है। तो विच वन ऑफ दीज टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास एंड y। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं उनमें से कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये बोल रखा है कि m1 का मास क्या m2 से
ज्यादा है। अब देखिए करेंगे क्या, चलो देखिए सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो ये होता है 12.26 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, याद नहीं याद है? तो हम देख रहे हैं भैया लैम्डा इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय में अंडर रूट वी हो गया, 1 बाय में जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो 1 बाय में वी के क्या डायरेक्टली है, क्या है 1 अंडर रूट वी के तो इनवर्सली है, लेकिन 1 बाय में अंडर रूट वी के क्या है डायरेक्टली है। और जब हम डायरेक्टली का ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ इस तरीके खींचता है, ये y कोऑर्डिनेट में क्या आएगा भैया आपका लैम्डा, और x कोऑर्डिनेट में क्या होगा 1 बाय अंडर रूट वी, तो ग्राफ कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा। अभी तो एक ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं थीटा, स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan होता है y अपॉन में x, क्या होता है y अपॉन में x, y क्या है यहाँ पर लैम्डा और x के यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट वी, तो ये जाएगा आपका लैम्डा अंडर रूट वी, क्या हो जाएगा लैम्डा अंडर रूट वी, ठीक है ये हो गया। यानी स्लोप जो है इसका, इस ग्राफ का जो स्लोप आपका है वो क्या दे रहा है लैम्डा अंडर रूट में, है क्या ही चीज, तो स्लोप दिखते भी इसका, इससे क्या निकलता है ये स्लोप है, लैम्डा अंडर रूट में वी क्या स्लोप है। अगर आपको याद होगा ठीक है, अब इधर ला इसका है। अब जरा हम इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, ये हमने तो प्लेट ली, ये हमने लगाया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या लगाया वो पोटेंशियल की वैल्यू भी है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन इधर क्या प्लस चार्ज होगा, इधर क्या होगा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इधर एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी काइनेटिक, क्या आएगी, तो काइनेटिक किसके बराबर होगी ई वी के, किसके बराबर होगी ई क्या है चार्ज, वी क्या है पोटेंशियल, ई इंटू में वी होता है एनर्जी, और यहां पर ये जो एनर्जी है वो क्या प्रोवाइड कर रही है इसको काइनेटिक। ये देखो ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन पर जब लगेगा तो इसके पास एनर्जी आएगी जो कि ईवी रहेगी, और उसी की वजह से क्या होगा इसके पास क्या आएगी काइनेटिक, क्या आएगी काइनेटिक, क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, और ये क्या हुआ ईवी हो गया, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं, मुझे लैम्डा वो निकालना, लैम्डा वी वी, अब देखिए ये हो जाएगा आपका हाफ, इस मास को मैंने क्या लिया एम वी, एम वी हो गया ना, इसको एम वी लिख दिया इंटू में वी लिख दिया, बराबर में क्या हुआ ईवी हो गया, क्या हो गया ईवी हो गया, इसको लिख दिया मोमेंटम, क्या लिख दिया मैंने मोमेंटम, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम पी स्क्वायर अपॉन में, अरे पी स्क्वायर कहां से होगा एक मिनट जाओ, देखिए हमने क्या किया एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हो गया, और एम से डिवाइड कर दिया तो ये गया, ठीक है। उसके बाद पी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2m, और ये जाएगा ई वी, ठीक है। अपने को ये लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है, पी वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में क्या होता है पी होता है ना, एच अपॉन में पी होता है, तो हमने पी की वैल्यू निकाली, चुप हो जा भाई एक बारी, एच अपॉन में लैम्डा होगी, क्या होगी एच अपॉन में लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका पी की वैल्यू एच अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या हुआ ई वी हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मास है, ठीक है, स्लोप क्या है ये है ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा होगा ना, वैसे पूरी स्क्रीन ही आ रही होगी ना ये शेयर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एच, अरे यार ये नहीं आ रही, अच्छा वो बैक हो गया ना, वो नीचे हो गई, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ गए जो लिखा था मैंने, ये रहा, ये लिखा ना, तो ये है आपका अंडर रूट भी, ठीक है। इस एच लैम्डा स्क्वायर को इधर ले गया तो मैं कहाँ आएगा ये देखो,
एच स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये क्या हो गया ई वी, और क्या हुआ लैम्डा स्क्वायर। ये देखो ना, इसको 2m को भी ले आओ, सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, काम करो सीधा। अब ठीक है, अब हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस रुक जा, चेंज कर रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर ई वी, यही हो गया, कुछ बचा तो नहीं है। अब एच एच उधर ले आओ, तो ये इधर जाएगा आपका एच स्क्वायर, एच उधर स्क्वायर उधर चला गया, स्क्वायर उधर ले गया तो क्या होगा, तो ये जाएगा अंडर रूट 2m ई, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा, और अंडर रूट में वी हो जाएगा। बस देखो ना, जब मैं इस h का स्क्वायर ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये इसका अगर अंडर रूट आएगा तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका अंडर रूट होगा और इसका अंडर रूट होगा। ठीक है भैया, तो जिसका अंडर रूट था उसको लिख दिया। अब देखिए आपको क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, अब मैं इसे फर्स्ट केस से कंपैरिजन करूं तो ये क्या स्लोप है, तो आपको पता है h इक्वल्स में क्या हुआ अंडर 2m e, और ये क्या हुआ tan थीटा हो गया, ये पूरी टर्म क्या होगी tan थीटा के बराबर होगी, स्लोप हो गया। अब tan की यही तो स्लोप है, tan थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 2m e। हम देख रहे हैं मास जो है पार्टिकल का वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, और स्लोप क्या है ऊपर है। तो यहां पे हम देख रहे हैं tan थीटा इज इनवर्सली इक्वल टू अंडर रूट m, अंडर रूट m के क्या आ रहा है इनवर्सली आ रहा है। यानी अगर मैं देखिए ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये मैंने खींचा ग्राफ और एक खींचा ये ग्राफ। अब बताओ ए कौन है और बी कौन है इनमें से, अच्छा m1 मास कौन है m2 मास कौन है बताओ। देखिए जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा कम होगा, तो मास ज्यादा किसका है भैया m1, उसका मास ज्यादा तो स्लोप कम, यानी ये क्या होगा m1 होगा, ये क्या होगा, और जिसका मास कम होगा उसका स्लोप क्या होगा ज्यादा, तो ये क्या होगा m2। देखना यही है आंसर। सही है भाई, सही है। अरे लेकिन इसमें दो लाइन में ही कर दिया भाई, उसमें डायरेक्ट कर रखा है, बोर्ड में डायरेक्ट करिए तो कोई नंबर दे देंगे। हो गया, हो गया, चलो चलो भैया, अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं करने को तो मैं तुमसे पहले कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वेट एक मिनट, क्यों न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर क्या है 240, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है भैया 7.6। देखिए न्यूक्लियन क्या है 240 है, और पर न्यूक्लियन की एनर्जी कितनी है, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट में बदलता है। एक फ्रेगमेंट में का मास नंबर कितना है 120, दूसरे फ्रेगमेंट का मास नंबर कितना है, अच्छा अब विद इतना इतना पर न्यूक्लियन, कैलकुलेटर रिलीज इन एनर्जी, क्या रहा कैलकुलेट द रिलीज एनर्जी, पहले कितना था इतना था, बाद में 2 फ्रेगमेंट में टूटा, ठीक है, तो आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है। एक फ्रेगमेंट देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 8.5, और टूटने से पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी 7.6, एनर्जी कितनी लूज हुई है। ठीक है, करना कैसे देखिए, देखिए आपको पता है इतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो आप क्या करो एक न्यूक्लियन की इतनी एनर्जी, आपके पास कितने न्यूक्लियन है इतने, टोटल एनर्जी निकाल लोगे इनकी आ गई। अच्छा आपको पता है ऐसी दो, ये टूटा, ये टूट गया 2 पार्ट में, दो, इसको 2 से गुणा करो, इसको क्या कर दिया क्योंकि ऐसी 2 टुकड़े पड़े मेरे पास, ठीक है। अब एक टुकड़े के एक न्यूक्लियन की इतनी एनर्जी है, तो इतना की कितनी एनर्जी होगी मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस कर दो, माइनस के बाद जो डिफरेंस आएगा वही क्या उस दौरान में एनर्जी निकली हुई है, समझ गया, वही क्या होगी एनर्जी निकली होगी, समझ गए। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर इतने न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है इतनी है, तो इतने न्यूक्लियन की एनर्जी कितनी होगी गुणा कर लो, ये कुल एनर्जी आ गई, जितने न्यूक्लियन है उनकी कुल एनर्जी इतनी है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा 2 टुकड़े हैं तो 2 गुणे में 120, 240 हो गया, एक न्यूक्लियन का उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी वो इतनी है, तो इन 240 का क्या होगा कहां पे नीचे देखा। अच्छा एक टुकड़े का बोल रखा हो इसने, फिर हमें एक टुकड़े के साथ कंपैरिजन करना है, मतलब समझे 2 टुकड़े हैं ना,
एक टुकड़े की बात कर रहा है, उसमें से एक टुकड़े की कितनी होने, नहीं वैसे यही होगा, देखा 2 टुकड़े का ही बोलेगा, कितने, सही तो है, क्या देख रहा है, ठीक है भैया। एक पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, 240 गुणे में 7.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये होगी इनिशियल। फाइनल क्या होगी, कितने टुकड़े हैं, 2, एक टुकड़े का मास क्या है, 120 न्यूक्लियन है, और एक न्यूक्लियन की कितनी एनर्जी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, रिलीज इन एनर्जी क्या होगा, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाली एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये वाली क्या होगी, कम होगी। अब सुन लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा का मतलब, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा पता कब होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आपको ये करना है, दिस माइनस, कम वाला माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ये करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, इसका मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, क्या हुई है, समझ गए भैया, ऐसा होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन की एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। कह रहा है दो हाइड्रो ड्यूट्रियम है, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके, एक हीलियम, और साथ में क्या निकल रहा है वो, तो आपको निकालनी है एनर्जी रिलीज। तो सबसे पहले क्या निकालो, डेल टाइम निकालो, क्या निकालो, डेल टाइम। डेल टाइम क्या होगा भैया, ये इसकी इसका इसका मास रखा है, एक का मास, और हीलियम का मास रखा है, और एक न्यूट्रॉन का मास भी देना चाहिए, और वो न्यूट्रॉन का मास नहीं रखेंगे इनने, न्यूट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया गया, न्यूट्रॉन का मास तो देना चाहिए इसे। नहीं नहीं, गलत नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन का मास कंसीडर कर रखा है, देखियो, अगर न्यूट्रॉन का मास नहीं कंसीडर किया होगा तो एक क्वेश्चन गलत है, फिर इन्होंने जो सोल्यूशन किया होगा गलत है, क्योंकि ये होगा, सुन लीजिए, इन दोनों का मास माइनस इन दोनों का मास, डेल्टा में आएगा, उसके बाद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर रखा है, न्यूट्रॉन का मास लिए इसने कंसीडर किया है। अब इन दो हाइड्रोजन का लेगी मास, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन होता है, देखा, बाहर हो जा बेटा, अभी बाहर। क्या क्या हंसने वाली क्या बात है, तू आता तेरे को भी ऐसे ही कर देता, बाहर जा, जो भी बोल रहा था हंसा था, कहाँ है भाई, कहाँ है ये वाला, अच्छा, और हाँ, ठीक है, गलत कर रखा है इसमें, इसने देखिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, गलती कहाँ पे है इसमें, इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों टूटे, ये दोनों जुड़े, तो ये बना साथ में वो भी निकल रहा है, न्यूट्रॉन भी निकल रहा है। तो अपने को जब भी मास डिफेक्ट निकालना होता है, ध्यान रखना, तो इसका मास माइनस इस पूरे का मास होना चाहिए, इसने न्यूट्रॉन को कंसिडर ही नहीं किया, समझ गया, देखो ऊपर लिखा है, केवल इसने इन दोनों का मास माइनस इसका मास कर दिया, इन दोनों एक का मास दे रखा है आपको, पता दो का मास क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस ये वाला मास कर दिया, बस खत्म कर दिया, ठीक है भैया। तो गलत तो रखा है इसमें, न्यूट्रॉन का भी मास कंसीडर होगा, और न्यूट्रॉन का मास यहाँ पे देना चाहिए इसको, 10 इक्वल्स टू में 1.678 ऐसी कुछ है, मेरे को याद नहीं है, समझ गया। तो वो माइनस का डेल्टा में आएगा, डेल्टा में जैसे ही आएगा वैसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए भैया, हाँ क्वेश्चन में ये एन की वैल्यू देनी है, इसको कहा गया, इस एन को, अरे यार भाई मजाक मत करा, टाइम नहीं है उतना मेरे पास, ठीक है। देखिए सुन लीजिए, कह रहा दो सेल है, ईएमएफ क्या, इसका इतना है, दूसरे का इतना, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस इतना और इतना, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में देखिए टोटल ईएमएफ क्या होता है, R2, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ का फॉर्मूला। देखिए पहले RT क्या होगा, 1 बाय में RT, पैरेलल कनेक्शन में 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0.2, और इसका क्या है 0.3, 1 बाय में RT इक्वल्स में क्या होगा 10, 10, 10/2 और 10/3, 1 बाय में RT इक्वल्स में क्या जाएगा 6, ये क्या जाएगा एलसीएम 6 आएगा ना, 3 30, और क्या होगा 2 20,
आर टी क्या हो जाएगा 6/50, 6/50, 6/5, 6/50 आ गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए ईटी निकालना है, तो ईटी इक्वल्स में आर टी की वैल्यू क्या रखी है 6/50 बराबर में E1 क्या है 1.5 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रखा है 0.2 प्लस E2 क्या है, E2 क्या है भैया 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.3। तो यहां से आप सॉल्व करोगे आपका क्या होगा ईटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैलकुलेट ईएमएफ, यहां निकाल दिया हमने ईटी की वैल्यू, और कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल, तो ये आ गया 6/50। देखो 6/50 होगा आंसर, पॉइंट में निकाल रखा होगा, पॉइंट में निकलेगा तो ये पॉइंट में ना, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में 0.6 0.12 ओम के आसपास आएगा। नॉट इन सिलेबस, ठीक है भैया, जो होगा आगे बढ़ देखिए, पीडीएफ बना के भेजती हूँ तो ये टंटा ही नहीं पड़ता इतना। ठीक है, a charge is distributed uniformly on a ring, रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, सिलेबस के अंदर है ये। ठीक है, चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इस रिंग के ऊपर क्या होता है फैला हुआ है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है लैम्डा, क्या है लेंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिंग है, रिंग पे चार्ज कहां पे होता है उसकी लेंथ पर, उसके सरकमफेरेंस पर। ठीक है भैया, तो इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक है भैया, तो इसके मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक dx एलिमेंट ले लिया और यहां पर भी क्या ले लिया dx। देखिए एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है लैम्डा, तो dx पे कितना चार्ज होगा लैम्डा इंटू में dx कितना होगा। देखिए 1 मीटर पे इतना चार्ज, 2 मीटर पे कितना चार्ज होगा 2 लैम्डा, 3 मीटर पे कितना, तो dx मीटर पे कितना होगा लैम्डा dx। तो जितना चार्ज यहां पे लिया उतना ही चार्ज क्या होगा यहां पर भी ले लिया लैम्डा dx। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ऐसे जाएगी। ठीक है, ये रेडियस क्या है इसकी r है और ये क्या है दूरी x है, तो ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे d, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज कितना है, इस चार्ज की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया dq, क्या ले लिया dq की वैल्यू क्या लैम्डा इंटू में dx, यहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू क्या ले लिया dq। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है k, चार्ज कितना है dq और दूरी कितनी है उसकी, ये देखिए r है ये x है, तो इसको ले लो स्मॉल r की वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते हो ना, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो ये आएगा आपका स्मॉल r स्क्वायर, तो k डी क्यू की वैल्यू क्या रखी है लैम्डा dx और अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे नीचे भी होगा डी के लैम्डा dx स्मॉल r स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो इसको रिजॉल्व करो, तो डी देखिए थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या होगा डी इसको रिजॉल्व करो डी कॉस थीटा, क्या होगा डी साइन थीटा, ऐसे इसको रिजॉल्व करो तो क्या होगा डी कॉस थीटा और डी हम देख रहे हैं डी साइन थीटा क्या कर रहा है कैंसिल कर दिया, मतलब इस एलिमेंट का डी साइन थीटा इस वाले एलिमेंट का डी साइन थीटा क्या कर रहा था कैंसिल कर रहा था, लेकिन इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस वाले एलिमेंट का डी कॉस थीटा क्या जुड़ रहा है। ऐसी पूरी रिंग के सारे डी साइन थीटा, पूरी रिंग के सारे डी साइन थीटा को जोड़ोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या नहीं है 0 आनी है इस पी पॉइंट पर है। हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की भी करंट कैरिंग रिंग है उसकी भी है। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे डी कॉस थीटा को जोड़ोगे डी कॉस थीटा को जोड़ो पूरी रिंग के तो क्या आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा। रिंग डी की वैल्यू क्या रखी है के डी एक्स लैम्डा अपॉन में आर स्क्वायर, और कॉस क्या होता है भैया कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया आर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट कौन कौन है, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर और आर क्यू कांस्टेंट और एक्स कांस्टेंट। ठीक है भैया, अंदर किसका होगा dx, क्या होगा dx क्या है छोटा सा एलिमेंट है, अगर इंटीग्रेशन पूरी रिंग के dx को जोड़ोगे तो क्या आएगा सर्कमफेरेंस आएगा, क्या आएगा 2 पाई r के बराबर आएगा, वही फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, देख लेना नोट्स में करा रखा है चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छा, राइट द 3 characteristic feature of the photo electron affected when the which cannot be explained on the basis of wave theory but
कैन बी एक्सप्लेन ओनली यूज द आइंस्टीन इक्वेशन। तो भैया देखिए तीन आपको बताते, मैंने आपको बताया था लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी में तीन बताई थी। वेव थ्योरी कहती है कि जब वेव गिरती, वेव की जो एनर्जी होती है वो उसके इंटेंसिटी से पता लगती है। वेव की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उसकी एनर्जी क्या उतनी होगी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट से ये पता लग रहा था कि भैया इंटेंसिटी से एनर्जी डिसाइड नहीं होती, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी डिसाइड होती है। फिर इन्होंने कहा था, आइंस्टीन ने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलने का प्रोसीजर है, सॉरी वेव थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन का निकलने का प्रोसीजर काफी टाइम कंज्यूमिंग है। एनर्जी गिरेगी, सरफेस गर्म होगी, जब इलेक्ट्रॉन की सर्टेन अमाउंट में एनर्जी पहुंच जाएगी तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस मेटल की सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलेगा। लेकिन उन्होंने देखा, आइंस्टीन ने कहा कि जब एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी गिरती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुरंत बाहर निकलता है। ठीक है भैया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लिखवा रखा है मैंने, ये देख लेना। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं हो, प्रॉपर्टी फोटोन की प्रॉपर्टी है। नहीं, इसमें क्यों लिखेगा। ठीक है, अगला कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ v velocity presence of the magnetic field bqv sin theta, bqv sin theta ये है। ठीक है भैया, उसके बाद कह रहा है a neutron and electron and alpha particle moving with the equal velocity entering uniform magnetic field trace their path। आपको करना है भैया, एक क्या है भैया, न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं, उनका पाथ आपको ट्रेस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फोर्स जीरो है तो सीधा सीधा क्या होगा, निकल जाएगा ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसका करंट भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो राइट हैंड पाम रूल लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर, अपनी उंगलियों को अंदर रखो, और चार्ज की वेलोसिटी क्या है, राइट साइड में, तो अंगूठा राइट साइड में, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल कहां भाग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट इसके अपोजिट भाग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव उल्टा पा जाता है। ये इनकी ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, 14वां कह रहा है भैया डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्शन। आपको म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करना है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है भैया, तो एक करंट है, एक कॉइल है जिसके अंदर से एक वेरिएबल करंट जा रहा है, वेरिएबल करंट से उस कॉइल का फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज को कॉइल अपोज करती है, उसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकिन पास की कॉइल जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन उसका भी करंट क्या, उसका भी फ्लक्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा। किस वजह से, क्योंकि भैया पास की पड़ोस की कॉइल में चेंज रहा है, इस प्रॉपर्टी को वो भी क्या करेगी, अपोज करेगी, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, तो इसको कहते हैं भैया म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअल। अ पेपर ऑफ द एडजेसेंट कॉइल हैज, अ पेयर ऑफ द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब सोचते हो बगल की, ऐसा ऐसा, ये एडजेसेंट कॉइल है। ठीक है, ठीक है, अपोजिट कॉइल मतलब इधर होती कॉइल, समझ गया, ऐसे। ठीक है, क्या कह रहा है, coil has mutual induction की वैल्यू रखी है 1.5 हेनरी। if the current in one coil is changed from 0 to 20 ampere in 0.5, what is the change in flux leakage with the each other of the coil। तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो भैया बताया था आपको मैंने, फाइव कोस टू क्या होता है, एल आई, क्या होता है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ डी फाइव आपको निकालना है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स विद द अदर कॉइल। नहीं, नहीं होगा, एम आई हो ना, डी फाइव, अच्छा हाँ, डी फाइव अपॉन में हो गया, ठीक है भाई, खत्म हो गया। डी फाइव अपॉन में डी टी, और ये क्या है एम, और ये क्या है डी आई अपॉन में डी टी, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स आ गया, क्या आ गया, इसको काट दो तो डी फाइव क्या होगा, डी फाइव क्या होगा, एम डी आई, एम क्या है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी रखी है 1.5 हेनरी, और डी आई क्या होता है, डिफरेंस इन करंट। पहले करंट क्या था 20, पहले क्या था 0, बाद में क्या होगा 20, तो डिफरेंस कितना आएगा 20। आंसर आ गया आपका, देख लो 3 आएगा। टाइम खत्म, एक्सेस डाटा क्वेश्चन, आंसर 3 है, देख ले, देख आंसर 3 है। तीन है, 3 ही होगा, क्या देख रही है, हाँ भाई 30, अब 1.5 को 20 गुणा कर लेना, 30 तो आ रहा है। वही, चलो ठीक है, आज इतना ही। अच्छा क्वेश्चन पेपर है,
तो देख लेना, इसको पूरा करने की कोशिश करना, आसान है। किसी का मैसेज दिख रहा है, किसका है? प्रियांशु होगा, प्रियांशु है, प्रियांशु तू है ना, प्रियांशु है। आगे भैया 13 के अल्फा पे क्या है? एक तो दो अल्फा पार्टिकल पे, अल्फा पे, हाँ